हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी कई पार्ट हैं, उसमें सबसे पहली चीज आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मसला ये है कि कोई भी मेटल सरफेस होती है, उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंस होती है तो उस कंडीशन में हम लाइट को एक वेव नेचर न लेकर के पार्टिकल नेचर की फॉर्म में लेते हैं। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें हम लाइट की पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी लाइट में जो कई सारे फोटोन हैं वो एक एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में जो है यहाँ पे कंसिडर करे जाते हैं। और यहाँ पे जब ये फोटोन कोई एनर्जी लेके आता है तो हम जो बात कर रहे हैं अभी मेटल सरफेस के जस्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, सरफेस के जस्ट नीचे वाला इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल सरफेस से एग्जिट हो जाता है और किसी एनर्जी से भागता है, लेकिन इस मेटल सरफेस को क्रॉस करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन। ये मिनिमम एनर्जी होती है जो मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है। जो सरफेस के जस्ट नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये इस एनर्जी को यूज करता है मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए। तो फोटोन से जो भी एनर्जी यहां पे मिलेगी, ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू, न्यू जो है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, तो इसमें से इतनी एनर्जी वर्क फंक्शन के तौर पे खर्च हो जाएगी। और रिमेनिंग पार्ट की जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर के यहां से भाग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो एग्जिट हो रहा है मेटल सरफेस से, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अगर ये फोटोन कोई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है जो कि मेटल सरफेस के काफी डेप्थ में है, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता और जब ये ऊपर आता है तो कई सारे अदर इलेक्ट्रॉन से टकराता हुआ आता, उसमें इसकी एनर्जी का लॉस हो जाता और फिर ये कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन को क्रॉस करने में खर्च कर देता। और जब बाहर आता तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तुलना में कम होती। अब यहां पे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जस्ट मेटल सरफेस से बाहर, जस्ट मेटल सरफेस के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकल जाता है तो ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पे ये जो वर्क फंक्शन है इसको 5 नोट से बता रहे हैं। इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर बाय द वे इंसिडेंट जो फोटोन है जब इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है जो कि जस्ट मेटल सरफेस के नीचे का इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल जाता है और उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो उस टाइम ये जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था इसकी जो इस टाइम एनर्जी रहेगी ये इतनी एनफ सफिशिएंट रहेगी कि ये मेटल सरफेस के जस्ट नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बस एग्जिट कर देगा। और उस टाइम इंसिडेंट होने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जिससे ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट एग्जिट कर देता है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के लिए आने वाले इंसिडेंट फोटोन की। ओके, अब यहां पे इस चीज को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि फोटोन की एनर्जी को अपन h इंटू फ्रिक्वेंसी लिखते हैं और इसको यूं भी लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी को c बाय वेवलेंथ। तो ये आपके पास लैम्डा नॉट ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर ज्यादा हो जाएगी तो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी और वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगी। तो यहां पे ये जो वेवलेंथ होती है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू एग्जिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू जस्ट एग्जिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये मैक्सिमम होती है और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां पे अगर बाय द वे यहां पे इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और यहां पे इनके बीच में ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। एक ग्राफ इस तरीके से इनके बीच में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस
फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले लेता हूँ और ये ग्राफ इस तरीके से आएगा और इसका जो स्लोप होएगा वो प्लांक कांस्टेंट से बताया जा रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू h and this is the work function phi naught। ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा। ये जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है ये है थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी टू एग्जिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब अगर यहां पे मेटल सरफेस पे गिरने वाले इलेक्ट्रॉन की मेटल सरफेस पे गिरने वाले फोटॉन्स की अगर एनर्जी इतनी है और यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स आके इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये आने वाली जो लाइट है ये उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। यहां पे n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्वांटिटी को बता रहा है। तो जो आने वाली लाइट की इंटेंसिटी है वो दो तरीके से यहां से चेंज हो सकती है। अगर आप गिरने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें या यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जो इंसिडेंट होने वाले आपके फोटॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी कैपिटल N को बढ़ा दें। तो अगर मान लीजिए आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आइदर n बढ़ जाएगा, तो उन दोनों ही तरीके से आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। दोनों के बढ़ने से तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकंड थिंग आती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए यहां पे हम एक वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं और इस वैक्यूम ट्यूब में दो मेटल इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये दोनों को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये की, और ये एक माइक्रो अमीटर है जो कि बहुत छोटे करंट को भी रीड कर देगा। माइक्रो एम्पियर में भी करंट रहेगा, उसको ये रीड कर देगा। अब यहाँ का ये टर्मिनल सेल के नेगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये वेरिएबल है। दिस इज द वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो मेटल सरफेस है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये मेटल सरफेस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। अब यहां पर अभी हाल ये सर्किट अभी खुला हुआ है, ओपन सर्किट है, तो अभी हाल इसके ऊपर भी कोई और इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे लाइट आ रही है, लाइट रेस आकर के इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के यहाँ पे आगे की तरफ रन कर रहा है, भाग रहा है, आगे की तरफ रन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट होएगा और आगे की तरफ चलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो यहाँ तक जब वो पहुंचेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से खट्टे हो रहे लगेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा और वो जो नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा उसको फिर वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे वो अपोज करने लगेंगे और उसको यहाँ पे पहुंचने में दिक्कत आ जाएगी। अब ये सर्किट को मैं क्लोज कर देता हूं और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो रहने देता हूं तो कंडीशन वही होएगी, इलेक्ट्रॉन खट्टे हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो नया वाला आएगा फिर उसको आने में दिक्कत होएगी, करंट की वैल्यू जीरो होएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, इसका पॉजिटिव बढ़ाते हैं। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस कंडीशन में ये जो है कैथोड हो जाएगा, वो एनोड हो जाएगा और ये कैथोड इस इलेक्ट्रॉन को, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपल कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहां पे मौजूद था, जो इसको रिपल करके आने नहीं दे रहा था, अब वो रिपल्शन तो करेगा लेकिन इस एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और जो नहीं पहुंच पा रहा था वो भी पहुंच जाएगा और यहां पे अब माइक्रो एम्पियर में करंट इंक्रीज करने लगेगा।
थोड़ा और बढ़ाएंगे तो प्रत्येक जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक पहुंचता जाएगा और एक क्लोज पाथ बन जाएगा, सर्किट में करंट डेवलप हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते करंट एक फिक्स कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। उसे एक सैचुरेशन की कंडीशन कहेंगे। We will say it is the condition of saturation. So look at this. How we will sketch the graph? तो यहां पर करंट ये माइक्रो एम्पियर में वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होएगा और यहां पे एक करंट, स्टेडी करंट डेवलप हो जाएगा जिसे अपन सैचुरेशन करंट कहेंगे। अब आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कीजिए, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक गिरने वाला यहां से फोटोन जो भी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा होगा। ये सैचुरेशन की कंडीशन हो जाएगी। नाउ व्हाट आई डू कि अब मैं इस सेल को अपोजिट पोलरिटी में जोड़ देता हूं। मैं क्या करता हूं देखिएगा, इस सेल को अपोजिट पोलरिटी में जोड़ देता हूं यहां पे। अब अपोजिट पोलरिटी में जोड़ देता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके भाग रहा होगा उसके लिए अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हद ये आ जाएगी कि जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होकर के वापस लौट के आ जाएगा, यहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा। या इतना पोटेंशियल भी बढ़ा दिया कि ये यहां तक गया, रिटार्ड होता रहा, क्योंकि अब ये आपके पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होएगी, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा और ये रिटार्ड होते यहां पे आकर रुक जाएगा और फिर वापस लौट के आ जाएगा। तो करंट ने अपना पाथ पूरा नहीं किया, करंट यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाया, जस्ट यहां से पहले ही से ही लौट के आ गया। करंट ने अपना पाथ पूरा नहीं किया, और करंट ने अपना पाथ पूरा नहीं किया तो करंट जो है यहां पे फोटो करंट जो होएगा वो जीरो हो जाएगा। फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी इस माइक्रोमीटर के अंदर। तो इस कंडीशन में ये जो पोटेंशियल है यहां पे अपोजिट पोलरिटी में हमने लगाया, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल जब आप इंक्रीज करेंगे तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसपे आपके पास फोटो करंट बहना बंद हो जाएगा। ये नेगेटिव में पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहना, यहां से जो करंट बह रहा था अपोजिट पोलरिटी का यहां पे पोटेंशियल लगाया तो करंट बहना बंद हो गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिससे फोटो करंट बहना बंद हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिससे ये फोटो करंट बंद हो जाता है। अब अगर आप यहां पे इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इंटेंसिटी दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा करके। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके आप इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो आपके पास फोटो करंट तो बढ़ जाएगा और अपोजिट पोलरिटी में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहां पे एक एक्सप्रेशन देखते हैं, देखिएगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू, उसको ऐसे लिखा गया था और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण खत्म हो गई थी। तो आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा h/e न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई। तो अगर आप यहां पे इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो नेगेटिव में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो उस टाइम नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा पीछे की तरफ आएगा। और अगर आप फ्रीक्वेंसी वही रखें, केवल इंटेंसिटी की वैल्यू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन को इंक्रीज करके आप बढ़ाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा, लेकिन
सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए कैसे बढ़ेगी, अगला पेज में ले रहा हूं। ये आपके पास सैचुरेशन करंट IS1, ये सैचुरेशन करंट IS2, यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो -VS1, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा इट इज़ व्हाट -VS2, ये नेगेटिव में जाता है। ये इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है। तो अगर आपने इंटेंसिटी की वैल्यू न्यू को इंक्रीज करके करिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, और अगर कैपिटल एन को इंक्रीज करके करते तो आपके पास ग्राफ इस तरीके से आता। इस पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल -VS और यहां पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल -VS, जबकि सैचुरेशन करंट दोनों के लिए सेम होता। सैचुरेशन करंट अलग अलग होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम आता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक चीज जो होता थी रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर ये है कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंट फोटोन आके टकराएंगे तो उनके मोमेंटम में चेंज होता है, और इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h/वेवलेंथ के बराबर दिया जाता है। तो उन फोटोन्स के मोमेंटम में जो चेंज होएगा पर सेकंड में, इंसिडेंट फोटोन्स कितने आ रहे हैं, यूनिट एरिया पे गिरने वाले इंसिडेंट फोटोन और प्रत्येक फोटोन के मोमेंटम में होने वाला चेंज, अगर वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए तो चेंज h/λ होएगा, पूरे ही रिफ्लेक्ट हो गए तो वो 2h/λ होएगा। तो पर सेकंड में यूनिट एरिया पे गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो कहलाता है उस सरफेस पे रेडिएशन प्रेशर। इसकी वैल्यू अपन मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये रेडिएशन प्रेशर हो गया। इसके बाद बात आती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि सबसे पहले जैसे प्लम पुडिंग मॉडल था वो फेल हो गया था, आप लोगों को भी मालूम होगा। दूसरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया था, वो ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं तो वो एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब वो इमिशन करेंगे एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो एनर्जी में लॉस के कारण न्यूक्लियस में गिरने से वो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं होता। इसका क्लैरिफिकेशन दिया था नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि ये उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जहाँ इनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो ये जो उसने संशोधन किया, चेंजेस किया रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो क्लैरिफिकेशन नहीं थे, तो उसके बाद में जो लेटेस्ट अभी चला जा रहा है वो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल ही माना जा रहा है। और नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर हम जो बात करते हैं वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम की करते हैं, यानी कि एक ऐसा एटम जिसमें मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, या तो हाइड्रोजन या हीलियम+1 या लिथियम+2। और बोहर ने कहा अपने मॉडल के अंदर कि भाई सबसे पहली चीज तो कि जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो, चाहे सेकेंड ऑर्बिट में हो, आइदर वो थर्ड ऑर्बिट में हो, कोई से भी ऑर्बिट में हो सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको जो
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये उस ऑर्बिट की रेडियस, ये उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड। m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। न्यूक्लियस पे चार्ज Ze के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, अट्रैक्शन करेंगे। दूसरी चीज उसने कही कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमते टाइम, v इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। एक चीज और उसने कही कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाएगा या अपर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो उसकी एनर्जी में चेंजेस इतने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो n2 ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट में आया, तो उसकी जो एनर्जी का लॉस हुआ वो एक फोटोन की फॉर्म में इमिट हो गया। ये एनर्जी लॉस, दिस एनर्जी लॉस emitted in the form of photon. नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे तो हमको यहां से रेडियस और स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। स्पीड की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की आती है 2.16 इंटू 10 टू की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड में आ जाती है SI में। और रेडियस जो है किसी भी ऑर्बिट की होती है वो 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में होती है, ये रेडियस हो जाती है। साथ ही साथ किसी r ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो यहां पे निकल के आ जाएगी k ZE इंटू E/r, माइनस में रहेगी पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2/r के मुताबिक। और काइनेटिक एनर्जी यहां से अपन ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहां से ले सकते हैं 12 mv² की वैल्यू, तो आ जाएगी अपने पास। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव बाय 2r, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नेगेटिव है क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो चार्ज की वैल्यू साइन के साथ लिखी जाती है, इसलिए नेगेटिव में आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो होगी किसी भी ऑर्बिट में घूमते टाइम भाई वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जब सम कर देंगे तो k Z E²/2r आ जाएगी। k Z E²/2r, ये इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। r की वैल्यू यहां से उठा के जब इसमें रख देंगे तो किसी भी r ऑर्बिट के अंदर, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी हो ये मान के लिखिए कि इनफाइनाइट पे 0 है, तो टोटल एनर्जी r रेडियस की वैल्यू यहां से उठा के रखने पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन RCH भी कह सकते हैं। R रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में चला गया तो किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी हम लिख रहे हैं -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो अगर n2 ऑर्बिट में है तो यहाँ पे n2 लिखेंगे, n2 का स्क्वायर। फर्स्ट और कोई n1 ऑर्बिट में है तो यहाँ पे n1 ऑर्बिट की वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा एनर्जी इन n2 ऑर्बिट, एनर्जी इन n1 ऑर्बिट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? $13.6
ये डिफरेंस आ गया। अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी ये वाली हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का लॉस हो जाएगा और ये फोटोन की फॉर्म में एनर्जी इमिट होएगी थर्ड। और ये आप इसको यूं लिख सकते हो, जो फोटोन इमिट होएगा ये उसकी एनर्जी हो गई। एच न्यू, न्यू को अपन सी बाय लेमडा लिख देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट RCH। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू R इंटू, साथ में यहाँ पे Z स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इंटू Z स्क्वायर। वन अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। R की वैल्यू 1.09 10 टू की पावर 7 मीटर इनवर्स होती है। R की वैल्यू यहां से आ जाएगी। 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.1 10 टू की पावर 7 मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है ये। तो ये जो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे जो फोटोन इमिट होएगा यहां से उसकी वेवलेंथ निकल के आ जाएगी। साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ सीरीजेस हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है, एंड फाइनली इट इज n इज इक्वल टू 6। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में जंप करता है, 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी, तो ये लाइमन सीरीज मानी जाती है। उसे अल्ट्रावायलेट रीजन में माना जाता है। अगर n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3, 4, 5, 6 से, तो ये विजिबल रीजन में माना जाता है, जिसे हम बामर सीरीज कहते हैं। n इज इक्वल टू 3 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसे पाशन सीरीज माना जाता है। 4, 5, 6 से अगर जंप करता है 3 में, पाशन सीरीज माना जाता है और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मानी जाती है। ओह सॉरी, इंफ्रारेड रीजन में मानी जाती है। पाशन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में। n इज इक्वल टू 4 में जंप करता है तो ब्रैकेट सीरीज में मानी जाती है और वो भी इंफ्रारेड रीजन में ही मानी जाती है। n इज इक्वल टू 5 में अगर जंप करता है 6 से 7 से, तो पी फंड सीरीज मानी जाती है और उसको भी हम इंफ्रारेड रीजन में ही मानते हैं। तो 4 में जंप करे, 5 में जंप करे, 6 में जंप करे, इंफ्रारेड रीजन में मानी जाती है। 3 में जंप करे, उसको भी इंफ्रारेड रीजन में ही मानते हैं। n इज इक्वल टू 2 में जंप करे, जिसे बामर सीरीज कहते हैं, उसे विजिबल रीजन में माना जाता है। और 1 में अगर जंप करता है तो उसे लाइमन सीरीज कहते हैं, उसे अल्ट्रावायलेट रीजन में माना जाता है। तो इसके लिए अल्ट्रावायलेट रीजन, इसके लिए विजिबल रीजन, और इन सब में अगर जंप करता है 3 में, 4 में, 5 में, तो उसको इंफ्रारेड रीजन माना जाता है। 3 में जंप करता है तो पी फंड, वो 3 में जंप करता है तो इसे पाशन सीरीज, इसको अपन ब्रैकेट सीरीज, और इसको हम पी फंड सीरीज में मानते हैं, इसमें जंप करता है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीजेस है। एटॉमिक मॉडल के अंदर अभी जो लेटेस्ट बात चल रही है वो बोहर के एटॉमिक मॉडल की ही चल रही है, तो उससे रिलेटेड हमने आपको बात बताई। हालांकि रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल उसने स्ट्राइक कराए थे, 20,000 में से एक ही लौट के आया था, तो उससे उसने अंदाजा लगाया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। तो वहां से उसने अल्फा पार्टिकल का खोज किया था उसने, रदरफोर्ड ने। अब ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्लीज। अब इस थ्योरी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, जिससे वो इंसिडेंट फोटोन की, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है मेटल सरफेस से। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिससे वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कर सकता है। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जो है मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू एग्जिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यस, इतना तो होना ही चाहिए आने वाले फोटोन के पास में एनर्जी।
व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल था जिससे वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ताकि वो करंट जो है वो सर्किट में जीरो हो जाए। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम डिपेंड्स ऑन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होती है, आई की कैपिटल आई की वैल्यू एच न्यू इंटू कैपिटल एन होती है, तो न्यू फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। मेटल की सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल सरफेस, उस पर डिपेंड नहीं करता मेटल की कंडक्टिविटी पे। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का। बोहर एटॉमिक मॉडल डिफाइन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डिफाइंड है, सारे एटम के लिए डिफाइंड नहीं है। When electron move from the low energy level to upper energy level, then its total energy increases. Yes, जब वो ऊपर जाएगा तो -13.6 Z²/n² होएगा, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव में वैल्यू कम होएगी, यानी एनर्जी बढ़ गई उस इलेक्ट्रॉन की। When electron move from lower energy level to upper energy level, its speed, तो स्पीड का फार्मूला 2.61 × 10⁶ Z/n होता है। तो अगर वो अपर ऑर्बिट में चला जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एनी हाइड्रोजन लाइक एटम गिवन बाय, तो रेडियस की वैल्यू अपन ये देते हैं। तो दिस इज द थ्योरी रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।